नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी रहने वाली है जिसका नाम है नंदन डेनिम और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर दीपक चिरेपाल जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन दीपक जी से बातचीत करने से पहले क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। ध्यान रखें, ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव होता हुआ नजर आया था, खास तौर पे जैनेट येलन की कल देर रात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें हालांकि बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि बहुत हॉकिश साउंड करेंगी, लेकिन येलन साहिबा काफी हद तक डविश साउंड करती हुई नजर आई। वो पॉजिटिव क्यूज हमने पिकअप करे। तब एशियन मार्केट्स अक्रॉस एशिया हमने देखा हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा था। यूएस मार्केट्स में कल के लो से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी उस बयान के बाद या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखने को मिली और उसी पॉजिटिव क्यूज के चलते इंडियन मार्केट्स में भी हरे निशान के साथ शुरुआत, एक गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छे खासा पीक करता हुआ नजर आया। इंडियन मार्केट्स 1-1.25% के आसपास के गेन्स थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से दिक्कत की बात कि मुनाफा वसूली का दबाव कुछ हद तक अब हावी होता हुआ। तो अभी भी लेकिन भारतीय बाजार 2.5% के आसपास के अपटिक्स के साथ या बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स में 200 अंक के आसपास की बढ़त है, निफ्टी में 60 अंक के आसपास की मजबूती है, लेकिन दिन के हाईज के आसपास ध्यान रखें सेंसेक्स ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट की गेंस दिखा रहा था। तो ऊपरी स्तरों से अब करीब 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स नीचे है। निफ्टी में भी हमने 87-88 का आज हाई देखा था। 87-88 से अभी भी हम 40 अंक के आसपास के अब ऊपरी स्तरों से दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट है। मैं पॉजिटिव मोमेंटम को हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो दो बड़े इवेंट्स थे, आपको याद होगा जब आरबीआई ने बजट के बाद सरप्राइज 1/4% ब्याज दरें घटाई थी, बड़ा पॉजिटिव न्यूज थी इंडियन मार्केट्स के लिए। प्री ओपन सेशन से पहले ही आरबीआई ने अनाउंसमेंट करा, उस दिन बाजार लाल निशान में जाके बंद हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट दिन था जब इंश्योरेंस बिल पास हुआ देर शाम को। अगले दिन इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव क्यू था क्योंकि लेजिस्लेशन के फ्रंट में हम मूव कर रहे थे। उस दिन भी पूरा गैप जो इंडियन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, पूरा सेल ऑफ होती हुई नजर आई दिन के दौरान। और आज एक तीसरा इंपॉर्टेंट दिन है जब बड़ा ओवरहैंग था फेडरल रिजर्व की उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट का 2 दिनों जो चली थी, उसके बाद फिर से वो गैप अप के बाद हम उन गैप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हम धीरे धीरे दबाव झेलते हुए। यूरोपियन मार्केट्स ने कल वो एफओएमसी मीट का रिएक्शन नहीं दिखाया था, तो वहां पे देख लीजिए किस तरह का मोमेंटम है आपकी स्क्रीन पर, एकदम फ्लैट से मामूली हरे निशान के साथ यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए। तो बहुत ज्यादा ग्लोबल इक्विटी मार्केट इस समय रिजॉइस नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्वियस है। दिक्कत की बात इंडियन मार्केट्स के लिए कि इंपॉर्टेंट एक बैंकिंग साइड, और बैंकिंग साइड में खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग साइड सस्टेन नहीं कर रही है। वो आज फिर से पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 0.5% के आसपास के लॉसेज या कहें दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, तो वो एक ओवरहैंग बना हुआ लगातार जो बैंकिंग इंडेक्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बाजार को इन लेवल्स पे। अदरवाइज फार्मास्यूटिकल्स में खरीदारी है कंटिन्यू होती हुई, कई सारे स्टॉक्स तो तगड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स में खरीदारी, कैपिटल गुड्स में खरीदारी, इंफ्रा, पावर, ये कुछ अलाइड पॉकेट्स हैं जिनमें अब देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ध्यान रखें, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक आईटी में थोड़ा सा दबाव दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि वो ध्यान रखें एडजस्टमेंट्स हुए, एक्स डेट थी, उसके बाद की एडजस्टमेंट्स, और वैसे भी जिस तरह की बाइंग आती हुई नजर आई थी एक्स डेट से पहले, ऑब्वियस है कि थोड़ा सा सेल ऑफ मोड में काउंटर्स जाते हुए, तो ये आज लूजर्स हैं निफ्टी के, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। दिक्कत की बात की पीएनबी और एसबीआई, जो मैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं, ये भी लाल निशान में आज कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और द फ्लिप साइड फार्मास्यूटिकल स्पेस में अच्छी खरीदारी कंटिन्यू होती हुई, तो ल्यूपिन में तगड़े गेन से आज के ट्रेडिंग सेशन में 1940 के लेवल्स पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ सन फार्मास्यूटिकल जैसे दिग्गज फार्मा कंपनीज, इनमें खरीदारी जो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ। क्विकली आपको बता दूं, आज एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करा है ऑर्टल कम्युनिकेशन ने। हालांकि आईपीओ के समय बड़ा अच्छा रिस्पांस तो इस आईपीओ को नहीं मिला था, लिस्टिंग भी डिस्काउंट पे होती हुई नजर आई। 181 का इश्यू प्राइस था, अगर वो हम दिखा सके। इस समय भी 8-8.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही ये आज डेब्यू करता हुआ सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे है नंदन डेनिम और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर दीपक चिरेपाल जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं आपके कारोबार के बारे में पढ़ रहा था, अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है और एक टेक्सटाइल कंपनी है, पर डेनिम, नंदन डेनिम के नाम से लग रहा है डेनिम में एक तगड़ा एक्सपोजर होगा। आसान शब्दों में अगर आप इस कंपनी का कारोबार हमारे दर्शकों को समझा सके सबसे पहले। थैंक यू आशीष। नंदन डेनिम के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। हाँ। नंदन डेनिम जैसे कि नाम बताता है, वी आर इनटू डेनिम बिजनेस। तो हम कॉटन लेते हैं बाजार से और वी डू ऑल द प्रोसेस, मतलब स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, एवरीथिंग, एंड वी आर प्योरली अ डेनिम प्ले। तो हम डेनिम फैब्रिक्स बेचते हैं।
So not only domestic market but also export market. So अगर आसान शब्दों में बात किया जाए, so we are making practically all kinds of denim fabrics for domestic as well as global markets. ओके, इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपके नाम में दीपक चिरिपाल है और मैं पढ़ रहा था ये कंपनी चिरिपाल ग्रुप को बिलोंग करती है, फिर उसमें तमाम कंपनीज भी हैं, तो एक पेरेंटेज तो स्ट्रांग नजर आ रहा है। पेरेंटेज का कितना फायदा मिलता है, और जब हम पेरेंटेज की बात करते हैं, काफी सारी ग्रुप कंपनीज की बात करते हैं, तो एक ऑब्वियस सा कंसर्न आता है कि क्या आपके वो क्लाइंट्स भी आप ही की कंपनीज हैं, किस तरह का एक्सपोजर है अपनी ग्रुप कंपनीज में, इस कंपनी का कोई फाइनेंशियल कामकाज भी होता है, ग्रुप कंपनीज के साथ डीलिंग होती है? नंदन डेनिम प्राइमरीली चिरिपाल ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। Nandan Denim started its denim operations in 2004. Company was formed in 94, लेकिन first it was doing trading activities. उसके बाद 2004 में हमने denim का plant लगाया. ठीक है. And over the years we have increased capacity. As far as the financial transactions are concerned, इसमें क्या है, ये जो group companies है उनका holding है. They are holding shares because this is primarily a Chiripal group entity, but otherwise there is no direct transactions happening. थोड़ा बहुत जो transaction होता है वो arm's length पे होता है, वो because we are also buying yarns and other things which are produced by other Chiripal group entities. That is that's बाकी otherwise there is not much of transaction. चिरिपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपके कारोबार को समझा हमने, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ये डेनिम का मार्केट किस तरह से ग्रो कर रहा है, कितना बड़ा ये मार्केट है, आपकी पोजीशनिंग कैसी है। आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी, उस पर भी फोकस करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, नंदन डेनिम जिस कंपनी की हम आज बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ रुपए के आसपास का है, 285 टू बी प्रिसाइज। लास्ट मैंने जब चेक करा था, प्रोमोटर्स का इस कंपनी में हेल्दी 60-61% के आसपास का स्टेक है, और पिछले एक साल के अगर रिटर्न्स को आप मैप करने की कोशिश करेंगे, 35 से लेकर ऑलमोस्ट 64 पे ये कंपनी इस समय कामकाज कर रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% के आसपास, 81% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने बीते एक साल में दिए। छोटा सा ब्रेक के बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है नंदन डेनिम और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर दीपक चिरिपाल हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे ये कंपनी खास तौर पे डेनिम पे फोकस करती है, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा डेनिम एज अ स्पेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस दर से ऑफ लेट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, ये जो आपकी कंपनी है नंदन डेनिम, इसकी कैसी पोजिशनिंग है, किस तरह का मार्केट शेयर आप इंजॉय करते हैं? अगर डेनिम की बात करें, जैसे टोटल अगर देखा जाए इंडिया में डेनिम की कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी आज की तारीख में होगी अबाउट 1.2 से 1.3 बिलियन मीटर्स पर एनम। सो उसके सामने अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट इज अबाउट 800 मिलियन मीटर्स पर एनम। सो अबाउट यू कैन से 70% के आसपास जो है डेनिम प्रोडक्शन जो है इंडिया का, भाई डोमेस्टिक कंजम्पशन 70 से 75% जो है इंडिया में कंज्यूम होता है, बाकी 20-25% के आसपास एक्सपोर्ट हो जाता है एज अ कंट्री अगर बात किया जाए। ठीक है। एज फार एज नंदन इज कंसर्न, नंदन की कैपेसिटी अभी जो ऑनगोइंग एक्सपांशन प्लान्स ले रखे हैं कंपनी ने, आफ्टर पोस्ट एक्सपांशन द कैपेसिटी वुड बी अबाउट 110 मिलियन मीटर्स पर एनम। सो अबाउट 8% ऑफ द मार्केट capacity would be Nandan's capacity. As far as domestic market is concerned, domestic में I would say about 8 to 10% के बीच में हमारा market share चलता है, and as far as the company sales। अच्छा, ये नंदन डेनिम, आसान शब्दों में मैं कारोबार को समझूं, आप कहते हैं डेनिम को आप पूरी तरह से प्रोसेस भी करते हैं, इवेंचुअली आप अपने ब्रांड्स के थ्रू। हाँ सर, बोलें। लेट मी जस्ट कंप्लीट अबाउट द मार्केट। ये मार्केट जो है एज फार एज द ग्रोथ जो आपने बताई, तो लास्ट 10 इयर्स में व्हाट वी आर सीइंग इज कि डोमेस्टिक मार्केट में द डेनिम मार्केट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ नॉट लेस देन 15 to 17%। ओके। तो किसी सालों में 18-20% की भी ग्रोथ दिखी गई है, किसी सालों में 15% की भी, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 17% के बीच में एवरेज जो है लास्ट 7-8 सालों में हमने इसमें ग्रोथ देखी है एज फार एज डोमेस्टिक मार्केट। जो आप ये इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये जो आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, डेनिम में अक्रॉस द बोर्ड आपकी प्रेजेंस है, मैं इवेंचुअली फिर क्या आप अपने ही ब्रांड के जरिए बेचते हैं, या फिर किसी एक्स कंपनी को जो ब्रांडिंग करती है उसको आप अपना माल सप्लाई करते हैं? क्योंकि मैं पढ़ा था आपने शर्टिंग कारोबार में भी उतरे थे, तो शर्टिंग क्या अपना खुद का ब्रांड भी है?
करेक्ट। यहाँ मैं क्लैरिफाई करूंगा कि वी आर इनटू प्योरली फैब्रिक बिजनेस, वी आर नॉट इनटू गारमेंट बिजनेस। तो हम लोग जो गारमेंटर्स को फैब्रिक दे रहे हैं और गारमेंटर्स जो इन टर्न जो है ब्रांड्स को दे रहे हैं, तो ब्रांड्स जो है अपना ब्रांड लगा के, तो ना फैब्रिक पीपल ना गारमेंट पीपल, इट इज द ब्रांड्स विच आर पुटिंग द लेबल एंड सेलिंग द मार्केट। अच्छा, तो ये थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ब्रांड को अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं समझना चाहता था मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ, क्लियर है मेरे लिए। आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी थी, आपका सेल्स मिक्स कैसा है नंदन डेनिम का इस टाइम पे? जो आप टोटल सेल्स करते हैं उसमें डोमेस्टिक का कितना कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और कौन सी स्पेसिफिक ज्योग्राफीज हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं सर? करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 85% हमारा सेल जो है डोमेस्टिक मार्केट को है और 15% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन बात की जाए तो। एंड 15% में वी आर टारगेटिंग अमेरिका में बोथ नॉर्थ एज वेल एज लैटिन अमेरिका, थोड़ा बहुत यूरोप भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कंट्रीज मेनली गारमेंट कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका हो गया या बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका हो गया या इंडोनेशिया हो गया या इजिप्ट हो गया, इन सब कंट्रीज में ज्यादा मतलब कपड़ा जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली 22 कंट्रीज में आप समझ लीजिए जा रहा है अभी। क्योंकि मैं एक्सपोर्ट्स की बात छेड़ रहा था, मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, FY15 के जो पहली छमाही है, फर्स्ट 6 मंथ्स जो आपने रिजल्ट्स घोषित करे हैं, उसमें एक्सपोर्ट सेल्स मेरे ख्याल से डबल होती हुई नजर आई है, 88 करोड़ रुपए पे पहुंची है। ये एक्सपोर्ट्स में इतना सिग्निफिकेंट बम्प अप कैसे आया है? और अगर वाकई एक्सपोर्ट सेल्स सस्टेन होने वाली हैं, तो क्या फिर आपका रेवेन्यू मिक्स आगे चल के चेंज होने वाला है? एक्सपोर्ट थ्रस्ट बढ़ाने वाले हैं क्या आप, ऐसा कुछ है? अगर आप 2 साल पहले देखते हैं तो 2 साल पहले हमारा जो एक्सपोर्ट इट यूज्ड टू बी इन सिंगल डिजिट, मतलब लेस देन 10% हमारा शेयर रहता था ओवरऑल सेल्स में। तो ओवर द ईयर्स कंपनी ने भी काफी कैपेसिटी बढ़ाई है, तो उसमें 2 इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ग्रेजुअल ग्रोथ वैसे भी होने वाली थी एक्सपोर्ट में, और अदरवाइज भी व्हाट वी आर टारगेटिंग इसके एक्सपोर्ट के अंदर परसेंटेज बढ़ाई जाए। तो अभी जो पहले 10% था, अभी धीरे धीरे इसको हम 20% पे लेके जाएंगे, फिर इवेंचुअली हमारा प्लानिंग ये है कि इसको 30% तक भी जा सकता है। फिर जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है ओवरऑल सेल्स के अंदर, दीपक जी, जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, जो एशियन पीयर्स हैं, चाहे वो चीन हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, कहा जाता है बड़े एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो डेनिम के मार्केट में भी क्या ये ज्योग्राफीज बड़ी पोर्टेंट हैं, ये मार्केट्स बड़े, आप डायरेक्ट कंपटीशन मेरे ख्याल से इन्हीं के साथ होगा, कैसे कोप अप कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि ये चैलेंजिंग बड़ा सिनेरियो है इन ज्योग्राफीज के चलते। राइट। अभी थोड़ा सा जो आपने जो प्रीडोमिनेटली अगर चाइना की बात करें, बिकॉज वियतनाम की बात करें तो इट इज नॉट अ वेरी गुड मतलब एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, या नॉट इवन थाईलैंड। अगर चाइना की बात करें, दैट इज डेफिनेटली रूलिंग द वर्ल्ड मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स। लेकिन चाइना और इंडिया मैं आपको बताऊं, ये अलग अपोजिट स्टैंड पे खड़े आज की तारीख में। चाइना में रॉ मटेरियल विच इज, अगर डेनिम की बात करें, विच इज प्राइमरीली कॉटन, तो चाइना इज 30% शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो टोटल जो डेनिम का या जो कॉटन प्रोडक्शन करते हैं वो फैब्रिक का, तो उसमें 30% ऑफ द रॉ मटेरियल दे हैव टू इंपोर्ट। वीजा भी इंडिया के अंदर रिवर्स इक्वेशन है, इंडिया में 30% ऑफ द टोटल क्रॉप वी हैव टू एक्सपोर्ट। सो आज की तारीख में भी इतनी मतलब करंट ईयर में भी वी हैव टू एक्सपोर्ट 30% ऑफ आवर कॉटन, वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम एज अ कंट्री। सो इंडिया में गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, जबकि दूसरी कंट्रीज में अभी इतना ज्यादा प्रमोशन वाली बात नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एनी मोर डिपेंडेंट ऑन कॉटन फाइबर। सो उस चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, तो उस चक्कर में अभी एज फार एज आगे जाने वाले टाइम में जैसे जैसे एज वी आर पासिंग बाय, हमारा ये एस्टिमेट है कि इंडिया विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, नंबर 1। नंबर 2, एज फार एज द डॉलर इज कंसर्न, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट। पहले जब डॉलर 50 रुपए के आसपास होता था, अब जो 60-62 लेवल्स पे चल रहा है। और अगर यही चीज युआन देखा जाए तो युआन जो है वो 20% अप्रिशिएट हो गया इस दौरान में। तो इंडियन करेंसी 25% 20% डिप्रिशिएट हुई है, वहां 20% अप्रिशिएशन हो गया। ठीक है। तो इफ द सेम ट्रेंड कंटिन्यूज, इवन इफ द सेम एक्सचेंज रेट्स रिमेन वेयर दे आर, तो भी इंडिया इज इजीली एबल टू कम्पीट विद दीज कंट्रीज। आगे जाकर के आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, आगे एक्सपोर्ट मार्केट्स पे ज्यादा थ्रस्ट देते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में देख रहा था, वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा ऑफ लेट देखने को मिला जो लास्ट क्वार्टर के थे। श्रीपाल साहब, बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अच्छा खासा पॉजिटिव मूव के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस करेंगे अर्थव्यवस्था पर भारत की। और इनफैक्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई से हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने खासतौर पर बातचीत करी, वो आपको सुनाएंगे।